नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ रवेश और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। मनीष सिसोदिया मामले पर आज अहम सुनवाई हो सकती है। जमानत अर्जी पर आज हो सकती है सुनवाई। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से जुड़ी हुई बेहद अहम खबर। तो सिसोदिया मामले पर आज अहम सुनवाई हो सकती है। जमानत अर्जी पर आज हो सकती है सुनवाई। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 5 दिन की रिमांड की जो अवधि है, जो डेट है, वो आज खत्म हो रही है। राउज एवेन्यू कोर्ट में जमानत अर्जी पर आज सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट की सलाह पर लोअर कोर्ट में बेल एप्लीकेशन जो है वो डाली गई है। राउज एवेन्यू कोर्ट में दायर की गई है जमानत अर्जी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की सलाह पर लोअर कोर्ट में अर्जी डाली गई है। राउज एवेन्यू कोर्ट में दायर की गई है जमानत अर्जी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मनीष सिसोदिया मामले पर आज अहम सुनवाई हो सकती है, क्योंकि जो 5 दिन के रिमांड पर, सीबीआई रिमांड पर मनीष सिसोदिया को भेजा गया था, वो 5 दिन की रिमांड आज खत्म हो रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जमानत अर्जी पर आज सुनवाई हो सकती है। राउज एवेन्यू कोर्ट में जमानत अर्जी पर सुनवाई होगी। अब बात करते हैं अरविंद केजरीवाल की। कर्नाटक के चुनावी दौरे पर सीएम अरविंद केजरीवाल, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज से केजरीवाल के चुनावी दौरे की शुरुआत हो रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि कर्नाटक में विधानसभा चुनाव होने हैं, इससे जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अरविंद केजरीवाल अब कर्नाटक का रुख करेंगे। आज से केजरीवाल के चुनावी दौरे की शुरुआत होगी। कर्नाटक के बाद छत्तीसगढ़ भी जाएंगे अरविंद केजरीवाल। राजस्थान और मध्य प्रदेश का दौरा भी करेंगे अरविंद केजरीवाल। तो काफी लंबा चौड़ा कार्यक्रम अरविंद केजरीवाल का है, लेकिन फिलहाल हम आपको बता दें कि आज अरविंद केजरीवाल कर्नाटक जाएंगे, कर्नाटक के दौरे पर रहेंगे अरविंद केजरीवाल। इसके बाद वो राजस्थान भी जाएंगे, छत्तीसगढ़ भी जाएंगे, मध्य प्रदेश भी जाएंगे। तमाम दौरे जो है अरविंद केजरीवाल के अब होने हैं। तो आज से अरविंद केजरीवाल कर्नाटक के दौरे पर हैं। चुनावी दौरा इसे कहा जा सकता है, क्योंकि मई में कर्नाटक में चुनाव होने, उससे पहले राजनीतिक सरगर्मियां जो है वो तेज हो गई हैं। बढ़ते आगे, प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र की शुरुआत पीएम मोदी ने गरीब लोगों तक सस्ती दरों पर दवाई उपलब्ध कराने के लिए की थी। इस बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने रेलवे मंत्रालय के साथ नई पहल शुरू की है। इस पहल में रेलवे अपनी विशेष ट्रेनों के माध्यम से प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का प्रचार प्रसार कर रहा है। इसी क्रम में आज हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने स्पेशल ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। देखिए हमारे सहयोगी गौरव मिश्रा की एक खास रिपोर्ट। हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया इस वक्त आप तस्वीरों में देख सकते हैं। जन औषधि केंद्र के प्रचार प्रसार के लिए भारतीय रेलवे के साथ जिस तरीके से इसकी एक शुरुआत की जा रही है, ये अपने आप में बहुत खास है। खास करके अगर इस भारतीय रेलवे की शुरुआत की बात करें तो दरअसल जन औषधि केंद्र की जो शुरुआत है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सबसे महत्वाकांक्षी ये योजना है। और ये ट्रेन जहां से होकर के गुजरेगी, एक बहुत बड़ा मैसेज देगी। इस तरीके का जो ये पूरा मैसेज है, प्रधानमंत्री औषधि केंद्र, जहां पर आप जाएंगे तो आपको सस्ती जो दवाइयाँ हैं वो मिलेंगी। और इसी के प्रचार प्रसार के लिए आज निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से ये जो हरी झंडी है वो दिखाई गई रेल मंत्री के तरफ से, और ये ट्रेन अब निकल चुकी है। इस पूरे कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया और रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव मौजूद रहे। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की अगर हम बात करें, हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन की बात करें, दरअसल अब इसकी जो शुरुआत है ये यहाँ से हो गई है और तकरीबन 12 स्टॉपेज पर जो ये पूरी ट्रेन है ये रुकेगी। और जहाँ भी ये ट्रेन रुकेगी, खास करके प्रधानमंत्री जन औषधि की अगर हम बात करें, जिस तरीके से दवाओं में जो छूट की बात है, वो सस्ती दवाएं आम लोगों तक कैसे उपलब्ध हो पाए, आम भारतीयों को कैसे सस्ती जो दवाएं हैं वो मिल पाए, उसके प्रचार प्रसार का एक बड़ा साधन जो है वो इस तरीके का जो उपक्रम है वो बनेगा। कैमरामैन राम नरेश के साथ गौरव मिश्रा, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। इस मौके पर हमारे सहयोगी गौरव मिश्रा ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया और केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र की शुरुआत भारतीय रेलवे मंत्रालय के साथ मिलकर की गई। सस्ती दवाएं कैसे आम लोगों को उपलब्ध कराई जाए, इसके लिए जागरूक करेगी। जन औषधि जो ट्रेन है उसकी जो शुरुआत है वो यहाँ पर हो रही है। रेल मंत्री जी खुद जो है इस वक्त रेलवे स्टेशन पर यात्रियों से सीधा संवाद कर रहे हैं, उनके साथ बातचीत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जन औषधि जो योजना है उसके बारे में भी पूरी जो जानकारी है वो रेल मंत्री और माननीय स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से दी जा रही है। सर, जिस तरीके से ये पूरी योजना की शुरुआत हो रही है, आप व्यक्तिगत लोगों से मिल भी रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, किस तरीके से पूरा मैसेज? सर एक सवाल सर पहले जी सर आप बताएं। जी, आज ट्रेन के द्वारा 7 तारीख को 7 मार्च को
देश में जनऔषधि दिन मनाया जाता है प्रतिवर्ष। उद्देश्य ये है 7 मार्च को जनऔषधि दिन मनाने का, जनऔषधि केंद्र का प्रचार प्रसार हो। प्रधानमंत्री जी ने देश में कोई गरीब बिना दवाई से मृत्यु की नौबत नहीं आनी चाहिए ऐसी बात कही थी। इस विषय को चरितार्थ करने के लिए देश में 9,000 से अधिक जनऔषधि केंद्र खुले हैं और आज उसकी संख्या बढ़ रही है। ट्रेन के द्वारा जनऔषधि सप्ताह के माध्यम से जनता जनार्दन में प्रधानमंत्री जी की सस्ती दवाई की दुकान का प्रचार हो। जनता आज बोलती है सस्ती दवाई कहाँ मिलती है, तो जनता कहती है कि मोदी की दवाई की दुकान पर। ये मोदी की दवाई की दुकान का प्रचार प्रसार हो, उसका फायदा जनता को है, क्योंकि आज बीमारी तो कभी किसी को पूछ के नहीं आती, गरीब को भी आती है, अमीर को भी आती है। और जब कोई गरीब के यहाँ बड़ी बीमारी आती है तो उसकी जेब में पैसा नहीं होता है, तो उसको सस्ती दवा उसके लिए आशीर्वाद रूप होती है। इसलिए जनता जनऔषधि केंद्र पर दवाई लेने के लिए जाए, अपने पॉकेट में पैसा बचाए और बचे हुए पैसे से अपना परिवार का पोषण करने में उसको सुविधा होगी। आप कुछ यात्रियों से बातचीत कर रहे थे, आपने जैसे जिक्र किया जन औषधि का और तमाम चीज़ों को पूछा, एक जो लोगों को जानकारी जो एक है उन लोगों के अंदर, रेलवे की इस प्रयास से कितना ज़्यादा और सार्थक ये चीज़ें होंगी? स्वाभाविक तौर पर रेलवे यहाँ से जाती है भारतवर्ष में, तो ये प्रचार प्रसार भारतवर्ष में होता है। और आज तो रेलवे मंत्री जी ने मुझे कहा कि हम सभी रेलवे स्टेशन पर जनऔषधि केंद्र चालू करेंगे, ताकि रेल में आने जाने वाले लोगों को मेडिसिन चाहिए तो सस्ती मेडिसिन रेलवे स्टेशन पर ही उपलब्ध हो जाएगी। 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट के स्टॉल होंगे, वैसे जन औषधि केंद्र, वैसे जनऔषधि स्टोर आदरणीय रेलवे मंत्री जी खोलना चाहते हैं। मैं रेलवे मंत्री जी को बधाई देता हूँ। सर बधाई दे दी। और किस तरीके से इसकी शुरुआत अब रेलवे करने जा रहा है जन औषधि केंद्र को लेकर? बहुत जल्दी करीब शुरुआत करेंगे 10 रेलवे स्टेशन से, फिर बहुत जल्दी बहुत सारे, जैसे 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट आज करीब 750 स्टेशन पे अच्छे सुचारू रूप से चल रहा है, वैसे ही जन औषधि केंद्र को भी बड़ी मात्रा में लेके जाएंगे। बिल्कुल। और ये जो रेल मंत्री जी का प्रयास है, ये खास करके अगर देखा जाए स्टेशनों की बात हो रही है, उन 10 स्टेशनों पर इसकी शुरुआत है वो की जाएगी। कैमरामैन राम नरेश के साथ गौरव मिश्रा, न्यूज इंडिया, दिल्ली। और अब बात करते हैं राहुल गांधी की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने देश की सरकार पर बड़ा प्रहार किया है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एमबीए के छात्रों को संबोधित करते हुए उन्होंने देश के लोकतंत्र पर खतरे की बात कही। विदेशी सरजमी पर दिए राहुल के बयान ने देश की सियासी तपिश को बढ़ा दिया है। यह पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी ने इस तरीके के बयान दिए। इससे पहले भी वो विदेश में भारत की छवि पर चोट कर चुके हैं। Myself had Pegasus on my phone. विदेश में राहुल गांधी के बिगड़े बोल, देश की छवि से खिलवाड़ क्यों? राहुल के बयान पर मचा घमासान। लगता है राहुल और विवादों का बड़ा गहरा नाता है। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि राहुल के बयान इस बात का सबूत दे रहे हैं। साथ ही सवाल भी खड़े कर रहे हैं कि आखिर राहुल गांधी विदेशी धरती पर जाकर क्यों बहक जाते हैं? क्या वजह है कि राहुल अपने ही देश की अंतर्राष्ट्रीय मंच से किरकिरी करने लगे हैं? दरअसल राहुल गांधी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एमबीए के छात्रों को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान राहुल ने मोदी सरकार को अपने रडार पर ले लिया। केंद्र सरकार को घेरते हुए उन्होंने कहा कि उनकी जासूसी करवाई जा रही है। It's actually about defending the democratic structure and the democratic system on the planet. I myself had Pegasus on my phone. Large number of politicians have Pegasus on my phone, on their phone. I've been called by intelligence officers who tell me, listen, please be careful what you're saying on the phone because we are sort of recording this stuff. So this is a constant pressure that we feel. ये पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी ने विदेशी सरजमी से देश के आंतरिक मुद्दों को उठाया है। इससे पहले भी वे कई बार विदेशी धरती से भारत सरकार की आलोचना कर चुके हैं।
साल 2022 में राहुल ने अपने ही देश की तुलना आतंक के पनाहगार और वैश्विक मंच पर बदनाम पाकिस्तान से कर दी थी। You cannot have a country that is not allowed to speak and then a prime minister's office that tells the prime minister the truth. You cannot have those two things. The prime minister has to have an attitude, I want to listen. And then from there, everything flows down. Our prime minister doesn't listen. And because our prime minister doesn't listen, no bureaucrat thinks he needs to listen. राहुल गांधी इतने पर ही नहीं रुके, बल्कि एक कदम आगे निकलकर उन्होंने लद्दाख की तुलना यूक्रेन से कर दी थी। Ukraine is the Russians saying to the Ukrainians that we refuse to accept your territorial integrity. We refuse to accept that these two districts belong to you. And we are going to attack you in these two districts to make sure that you break an alliance with NATO. To make sure that you break an alliance with the United States. That's what Putin is doing. Putin is saying, I'm not ready for you to have an alliance with America. And so I'm going to question your territorial integrity and I'm going to attack you. Please recognize the parallels between what is going on in Ukraine and what is going on in Ladakh. राहुल के बयानों को सुने तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस का ये काबिल नेता विदेशी धरती पर जाकर देश प्रेम को दरकिनार कर देता है। साल 2018 में राहुल गांधी जर्मनी पहुंचे थे, तब वे कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे। हैम्बर्ग में छात्रों को संबोधित करते हुए उन्होंने दुनिया के सबसे क्रूर आतंकी संगठन आईएसआईएस को जायज ठहराने की कोशिश की थी। इस्लामिक स्टेट का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा था कि किसी भी देश की मेजॉरिटी को विकास के दायरे से बाहर रखना आतंक को पैदा करने जैसा है। The United States attacked Iraq in 2003 and you got an insurgency that fought the United States and caused massive casualties to the Americans. And it didn't end there. That insurgency slowly entered empty spaces. It entered the empty space in Iraq. It entered the empty space in Syria. And then it connected with the global internet to form the horrific idea called ISIS. I'm explaining this because if you don't give people a vision in the 21st century, somebody else will give them one. And that is the real risk of excluding large numbers of people. वहीं साल 2017 में जब राहुल गांधी कांग्रेस के उपाध्यक्ष थे, तब उन्होंने अमेरिकी दौरे के दौरान वॉशिंगटन पोस्ट की संपादकीय टीम के साथ ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत में हिंदुस्तान में असहिष्णुता बढ़ने का आरोप लगाया था। India was a rural country. People lived in a caste society, rigid rules. They aspired, but it was very difficult to move outside the village. For some of you who haven't been to an Indian village, I can give you a little bit of a description. Most Indian villages are divided along caste lines. If you're a lower caste person, or if you were a lower caste person, for example, 70 years ago, you couldn't drink water from the village well. In certain spaces, certain villages, if your shadow fell on an upper caste person, the upper caste person would go and have a bath. And for all practical purposes, if you were from a lower caste or a backward caste, you pretty much had no mobility. कुल मिलाकर राहुल गांधी आप बैल मुझे मार वाली स्थिति में खुद को डाल लेते हैं। अब इसे राहुल की नासमझी कहें या राहुल की रणनीति, लेकिन इतना तो तय है कि बार बार विदेशी मंच पर अपने देश को लेकर इस तरह की बयानबाजी भारत की छवि के लिए ठीक नहीं है। वैचारिक मतभेद अलग मुद्दा है,
मगर सियासी फायदे के लिए देश की छवि के साथ समझौता करना कहां तक जायज है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। बढ़ते आगे, बात करते हैं राधे मां की। राधे मां के जन्मदिन के मौके पर सांसद मनोज तिवारी के साथ हजारों लोगों ने उनके दरवाजे पर हाजिरी लगाई। मुंबई में राधे मां ने अपना जन्मदिन मनाया। इस मौके पर कई नेता सहित हजारों की संख्या में लोग पहुंचे थे। इस दौरान दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी ने भजन भी गाया। इस दौरान मनोज तिवारी राधे मां का गुणगान करते हुए नजर आए। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, मुंबई की ये तस्वीरें हैं जहां पे राधे मां का जन्मदिन था। वहां पे बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी पहुंचे थे और भारी संख्या में राधे मां के जो अनुयायी हैं, फॉलोअर्स हैं, वो भी वहां पर पहुंचे थे। हम सब आगे बढ़ रहे हैं और मैं तो बहुत कृपा पात्र हूं। दुनिया में हम सबको ये बातें कह के विश्वास नहीं दिलाना चाहते, लेकिन हम जानते हैं कि जिस दिन हमारे घर में राधे गुरु माँ जी ने कदम रखा, उसके बाद से हमारा जीवन सुख और सुख के तरफ ही बढ़ता रहा। जो छोटी मोटी समस्याएं थी सब समाप्त हुई। राजस्थान से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। निलंबित एएसपी दिव्या मित्तल के खिलाफ कार्रवाई हुई है। दिव्या मित्तल के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया गया है और रिश्वत के आरोप में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। निलंबित हैं दिव्या मित्तल, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिव्या मित्तल के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला दिया गया। निलंबित एएसपी दिव्या मित्तल के खिलाफ कार्रवाई की गई है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। दिव्या मित्तल के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया गया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। यहां पर अवैध निर्माण को बुलडोजर ने जमींदोज कर दिया। दिव्या मित्तल के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला दिया गया। निलंबित एएसपी दिव्या मित्तल के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई की गई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं जहां पर अवैध निर्माण को जमींदोज कर दिया गया। और एक और बड़ी खबर बताते हैं। महिला आईपीएल का आज से आगाज होने जा रहा है। मुंबई में महिला आईपीएल की होगी शुरुआत। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अब तक आपने मेंस आईपीएल देखा होगा, लेकिन साल 2023 यानी कि आज के दिन से महिला आईपीएल की भी शुरुआत हो रही है। लीग में 5 टीमें शिरकत कर रही हैं। मुंबई के स्टेडियम से मैच खेले जाएंगे। डीवाई पाटिल में खेले जाएंगे। ब्रिबॉर्न स्टेडियम में मैच होंगे। लीग में कुल 22 मुकाबले खेले जाएंगे। 5 टीमें इसमें बनाई गई हैं। तो आज से महिला आईपीएल की शुरुआत हो रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। डीवाई पाटिल और ब्रिबॉर्न स्टेडियम में इसके मैच खेले जाएंगे। 5 टीमें इसमें हैं जिसके लिए बोली लगाई गई थी। कई विदेशी खिलाड़ी जो हैं वो भी शिरकत कर रहे हैं। भारत की अगर बात की जाए तो हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंधाना टीमों की कप्तानी करेंगी। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भी तमाम जो बड़े खिलाड़ी हैं वहां के, वो कप्तानी कर रहे नजर आएंगे। तो मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम, ब्रिबॉर्न स्टेडियम में विमेंस आईपीएल के मैच खेले जाएंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज से विमेंस आईपीएल की शुरुआत हो रही है। चलिए अगली बड़ी खबर आपको बताते हैं। मोरबी पुल हादसे पर आज सुनवाई होगी। जयसुख पटेल की जमानत पर सुनवाई की जाएगी। मोरबी सेशंस कोर्ट में यह सुनवाई होगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मोरबी पुल हादसे पर आज सुनवाई होगी। जयसुख पटेल की जमानत पर सुनवाई की जाएगी। मोरबी सेशंस कोर्ट में यह सुनवाई होगी। ओरेवा कंपनी के मालिक हैं जयसुख पटेल। 1 महीने से जेल में बंद है जयसुख पटेल। तो फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।